मैं एमसी हर बार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के महत्वपूर्ण वाक्यों को उदाहरण देते हुए एक वीडियो बनाया जाए। तो प्रस्तुत है उनकी मांग के आधार पर इस कड़ी में संगठित रहो वाक्य पर यह वीडियो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से लोग जानते हैं, ने भारतीय समाज को संगठित होने का सशक्त संदेश दिया था। उनका यह विचार इस विश्वास पर आधारित था कि एकजुटता और संगठन ही समाज के सबसे कमजोर वर्गों को अधिकार और न्याय दिला सकते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन के दौरान कई बार कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका यह नारा सामाजिक सुधार और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मजबूत कदम था। आखिर संगठित रहें का महत्व से क्या आशय है? डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। उन्होंने यह भी कहा कि संगठित ना रहना समाज के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। इस विचार का एक ऐतिहासिक उदाहरण महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमणों से लिया जा सकता है। जब महमूद ने 11वीं शताब्दी में भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तब भारतीय राजा एकजुट नहीं थे। उनका संगठन का अभाव था। उनकी आपसी फूट और संगठनहीनता के कारण महमूद ने आसानी से विजय प्राप्त की और भारत की संपत्ति को लूट लिया। यदि उस समय राजा संगठित होते तो इस आपदा को रोका जा सकता था। बाबा साहब के विचारों के अनुसार संगठित न रहने के नुकसान के उदाहरण में महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उदाहरण हम सिलसिलेवार दे सकते हैं कि उन्होंने जो 17 आक्रमण किए हैं वो उसके बारे में जानकारी आपको हम प्रस्तुत करते हैं। महमूद गजनबी का जन्म 2 नवंबर सन 971 ईस्वी को गजनी, वर्तमान में अफगानिस्तान में है, हुआ था। वह गजनी के सुल्तान सुबुक्तगीन का एक पुत्र था। सुबुक्तगीन एक तुर्की कमांडर था जिसने गजनी राज्य की स्थापना रखी। महमूद ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 998 ईस्वी में सत्ता संभाली और गजनी के पहले स्वतंत्र शासक बन गया। उसके 17 जो आक्रमण भारत पर हुए सिलसिलेवार हम विवरण देते हैं। महमूद गजनबी ने 1000 सन से सन 1027 तक कुल 27 वर्षों में भारत पर 17 आक्रमण किए, जिनका मुख्य उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप की अपार संपत्ति को लूटना और अपने धर्म का प्रचार करना भी था। सिलसिलेवार हम जाने तो प्रथम हमला सन 1000 में हुआ। महमूद ने अपने पहले आक्रमण में पंजाब की सीमा पर हमला किया और कई किलों पर कब्जा कर लिया। यहाँ उसने हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया। यहाँ भी राजाओं को आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 2 1001 पेशावर के पास हिंदू शाही राजा जयपाल के साथ एक भीषण युद्ध हुआ। जयपाल की हार के बाद उन्होंने आत्मग्लानि में आत्मदाह कर लिया। महमूद ने अपार संपत्ति 50 हाथी और 2,50,000 दीनार रुपया लूटे। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 3 सन 1005 बेहरा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पर हमला किया गया और वहां के राजा विजय राय को पराजित कर संपत्ति लूटी। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 4 सन 1006 मुल्तान पर विजय प्राप्त की महमूद गजनबी ने, जहां उसने विद्रोही स्थानीय पुलिस शासकों को पराजित किया। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 5 1007 से 1008 भटिंडा के शासक सुखपाल को महमूद गजनबी ने हराया, जिसने पहले इस्लाम स्वीकार कर लिया था, फिर विद्रोह किया। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 6 1008 से 1009 हिंदू शाही राजा आनंदपाल और उनकी गठबंधन सेना उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर इत्यादि के राजाओं को पराजित किया। यह युद्ध महमूद के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 7 सन 1009 महमूद ने नगरकोट, जो कांगड़ा में है, पर हमला किया और वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को लूटकर अपार संपत्ति गजनी ले गया। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 8 सन 1010 महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 9 सन 1013 से 1014 थानेसर के शासक राजा राम को महमूद ने हराकर वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया और संपत्ति लूट ली। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 10 1015 से 1016 कश्मीर पर महमूद ने आक्रमण किया, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थिति के कारण वह पूर्ण सफलता उसको नहीं मिली। फिर भी राजाओं पर आपसी गठबंधन न होने से नुकसान सामाजिक और एक मनोवैज्ञानिक रूप से तो हुआ।
हमला नंबर 11, सन 1018 ईस्वी मथुरा और कन्नौज पर महमूद ने हमला किया। मथुरा में महमूद ने लगभग 1000 मंदिर तोड़े और भारी मात्रा में संपत्ति लूटी। कन्नौज के शासक को भी पराजित किया। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से बहुत नुकसान हुआ। हमला नंबर 12, सन 1021 कन्नौज के शासक चंदेल राजा गंडा को महमूद ने हराकर क्षेत्र को नियंत्रित किया। शाही त्रिलोचन पाल को भी पराजित किया। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 13, सन 1022 महमूद ने ग्वालियर और कालिंजर पर विजय प्राप्त की, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और आतंक फैल गया था। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 14, सन 1023 कालिंजर पर भी महमूद ने हमला किया और वहां की अपार संपत्ति गजनी ले गया। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 15, सन 1024 से 1025 सोमनाथ मंदिर पर प्रसिद्ध आक्रमण महमूद ने किया। इस हमले में मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और 20 लाख दीनार से अधिक की संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। यह आक्रमण सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 16, सन 1026 महमूद ने सिंध के जाट समुदाय पर हमला किया, जिन्होंने सोमनाथ से लौटते समय महमूद के सैनिकों को लूटने की कोशिश की थी। महमूद ने उन्हें बुरी तरह हराया। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। हमला नंबर 17, सन 1027 महमूद ने अंतिम आक्रमण के बाद वह वापसी गजनी लौट गया, जहां उसने अपनी विजय और लूट की संपत्ति का भव्य उपयोग किया। यहाँ भी राजाओं का आपसी संगठन न होने से नुकसान हुआ। तो आखिर उसके 17 हमलों से परिणाम क्या हुए? महमूद के आक्रमणों का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन आक्रमणों ने भारतीय कला और वास्तुकला को भारी नुकसान पहुंचाया। मंदिरों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। तो कहना होगा कि संगठन के अभाव में यह सब हुआ और महमूद को आने वाले आक्रमणों के ये मार्ग प्रशस्त होता रहा। तो बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहना अति आवश्यक है। बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहकर हम खुद के, परिवार की, समाज की, देश की रक्षा करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो बाबा साहब का संगठित रहो का संदेश आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने इस विचार के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि संगठित समाज ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि एकजुटता में अपार शक्ति होती है, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए हम सभी संगठित हों। देश, प्रदेश और समाज की प्रगति और विकास में हम अपना बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान और सहयोग कर सकते हैं। तो साथियों, क्या है जानकारी आपके लिए अच्छी लगी है? कृपया यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आगे देते रहें। शेयर करें ताकि और लोग भी संगठन की क्षमता को पहचान सकें, और कमेंट करके हमें बताएं कि इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है। अंत में आपको पुनः नमस्कार। जल्दी हम एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।